बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ इस ख़ित्ते के हवाले से, तुर्की के हवाले से और ईरान के हवाले से, जिसका तज़किरा मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में कर चुका हूँ, उसकी डिटेल्स के साथ हाज़िर हूँ। इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। एक, तुर्की की तारीख़ की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की फाइंडिंग हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। इसका मतलब क्या है, कितनी गैस निकली है और टर्की के जो इकॉनमी है उसके हवाले से इसके क्या असरात होंगे, और रीजन में टर्की जो है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। मैंने जानबूझ के जो है वो बहुत ज़्यादा कोई सेंसेशनलाइज्ड किस्म का थंबनेल नहीं इसका क्रिएट किया, लेकिन ईरान ने जो अब किया है उससे कौन कौन से ममालिक ईरानी मिज़ाइल्स के निशाने पर आ गए और इन नए मिज़ाइल्स के नाम में क्या ख़ास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टर्की की नेचुरल गैस की सबसे बड़ी फाइंडिंग है। पहली बात तो ये कि ये तुर्की जो है उसके बारे में आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तुर्की तकरीबन मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर। उसकी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं, जो उसकी तेल की ज़रूरियात हैं, उसके लिए वो रीजन की जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं उनसे पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइन भी है उनकी और ऑयल पाइपलाइंस भी हैं, उनके ज़रिए इंपोर्ट करता है। ईरान से इंपोर्ट करता है, दीगर ममालिक से एनर्जी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए तेल इंपोर्ट करता है। और तुर्की की जो इकॉनमी है उसको अगर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस सारे मामले में वो यही है कि जो उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्रिएट ही इसलिए होता है कि जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, जो वहाँ पर ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ है, उसमें एनर्जी नीड्स के लिए जब बहुत बड़ी मिकदार में गैस की और तेल की दरामद की जाती है तो उसका जो बिल की पेमेंट है वो डॉलर्स में की जाती है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो टर्की का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि टर्की बाकायदा अब उस पोजीशन में आ जाएगा 2023 और ऑनवर्ड्स कि वो अपनी जो करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस में चला जाएगा। हुआ क्या है? हुआ यह है कि वैसे तो इसके हवाले से बुध के रोज़ जो टर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने एक मीटिंग में जो उनकी जो एनर्जी सेक्टर है उसके एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग में तज़किरा किया था कि एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन उसकी अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने जुमे का इंतज़ार किया। जुमे के रोज़ उन्होंने ये अनाउंसमेंट की और बाकायदा खुशी दीदनी थी प्रेसिडेंट अर्दवान की जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि टर्की ने अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी गैस की, नेचुरल गैस की फाइंडिंग जो है वो कर ली है, और वो बहीरे अस्वद में, ब्लैक सी, और एग्जैक्टली जिस जगह पर ये फाइंडिंग हुई है इस जगह को, इस फील्ड को कहा जाता है ट्यूना वन। ट्यूना वन जो है वो बल्गारिया और रोमानिया, ये दो ममालिक हैं, इनके जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, जो इनकी समुद्री हदूद हैं, उनके बिल्कुल करीब वेस्टर्न एरिया बनता है, वेस्ट बनता है, मगरबी हिस्सा बनता है ब्लैक सी का, बहीरे अस्वद का। जो एरिया है ये तकरीबन 100 नॉटिकल माइल्स का फासला बनता है इसका। जो कोस्ट लाइन है टर्की की, जो समंदर की हदूद है उससे तकरीबन उसमें 100 नॉटिकल माइल्स जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस जगह पर जो फाइंडिंग की गई है उसके लिए जिस शिप का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है फतीह। फतीह जो है वो 2011 में बना था, साउथ कोरियन मेड है। वहाँ से इसकी जो अभी तक इस एरिया में एक्सप्लोरेशन के लिए जो कोशिशें थी टर्की की, 9 मरतबा तुर्की ने कोशिश की कि और ड्रिलिंग्स की जो नाकाम हुई, बल्कि 8 मरतबा नाकाम हुई, 9वीं मरतबा जो है जो अटैम्प्ट है वो कामयाब हुई और इतनी बड़ी फाइंडिंग हुई है। इसकी जो फाइंडिंग है उसको इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इससे 320 अरब मकाब मीटर यानी 322 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस जो है वो इनिशियल इसकी फाइंडिंग है। उसके बाद साथ ही इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये इनिशियल जो है वो एस्टिमेट है, इसी फील्ड में, इसी एरिया में और मज़ीद जो है वो फाइंडिंग्स वो एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जो लेयर्स हैं जब इसमें मज़ीद जो है वो खुदाई की जाएगी, जब मज़ीद ड्रिलिंग की जाएगी तो उससे एक्सपेक्टेड ये है कि मज़ीद नेचुरल गैस के जो रिज़र्व्स हैं वो ढूंढने में मदद मिलेगी। लगभग ये जो अल-फतीह है, फतीह है जो शिप है, ड्रिलिंग शिप है, इसमें कैपेसिटी है 12,000 मीटर तक ड्रिल करने की। जो फाइंडिंग हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 3500 मीटर से 4000 मीटर की जो गहराई है उसमें ये फाइंडिंग जो है फिल वक्त मिली है। और टर्की के सदर ये कहते हैं
कि एक बहुत नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। अब टर्की जो है वो ज़्यादा शद्दोमद के साथ, ज़्यादा शिद्दत के साथ, ना सिर्फ ये कि ब्लैक सी में इस एरिया में ट्यूना 1 में, बल्कि मेडिट्रेनियन में भी जो है वो अब अपनी जो ड्रिलिंग जो है उसको बढ़ाएगा। टर्की के हिस्टोरिकली साइप्रस के साथ, ग्रीस के साथ जो है वो इसी मामलात पर, ड्रिलिंग के मामलात के ऊपर कुछ मसाइल ज़रूर हैं। अलबत्ता अब टर्की जो है वो बाकायदा इस कॉन्फिडेंस के साथ ये करने जा रहा है कि 2023 में टर्की अपनी एनर्जी की तकरीबन ज़रूरियात जो हैं वो चाहता है कि वो पूरी कर ले। अपने तौर पर वो ना सिर्फ ये कि सेल्फ़ सफिशेंट हो जाए, बल्कि नेट अगर देखा जाए तो वो एक्सपोर्ट में आ जाए कि जब टर्की उस पोजीशन में हो कि टर्की जो एनर्जी है, गैस है या ऑयल है, उसकी बाकायदा जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, दरामद कर सके। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि बहुत सारे ममालिक जिनकी हमने फ़िनोमिनल ग्रोथ देखी है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया है, अरब ममालिक हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसमें ऑयल, उसमें एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन टर्की जो है उसके बग़ैर अगर इतना प्रोग्रेस कर गया था, अगर इसमें ये सब कुछ ऐड होता है तो ऑब्वियसली ये टर्की को वो एज देगा। और जो उसके जिस तरीके से अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अब ये सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई टर्की जो है वो मुस्लिम दुनिया की हुक्मरानी के लिए पर तोल रहा है, और अगर वाकई उसके अज़ाइम ऐसे हैं तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो उसको मदद देगी अपने आप को इकनॉमिकली, इक़्तिसादी तौर पर, इकॉनमी वाइज, मुआशी एतबार से इतना स्ट्रॉन्ग करने में मदद देगी कि वो अपने, अगर इस किस्म के कोई मंसूबे हैं तो उनको अमली जामा पहना सके। एक बड़ी डेवलपमेंट है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि 2023 तक शायद मुमकिन ना हो, बल्कि 3 से 4 साल लग जाएं इसको एक्चुअलाइज़ करने में, इसको मटेरियलाइज़ करने में और इस नेचुरल गैस के रिज़र्व से फ़ायदा उठाने में। जबकि कुछ का जो है वो पेसिमिस्ट किस्म का जो एस्टिमेट है वो कहते हैं कि 6 साल। अलबत्ता ये अब तय है कि 3 से 4 साल लगें या 4 से 6 साल लगें। ये जो फाइंडिंग है ये टर्की की तारीख़ की सबसे बड़ी फाइंडिंग है, और इसने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है कि बुध के रोज़ से ही, जिस वक्त सदर तैयब अर्दवान ने ये इशारा दिया था कि एक बहुत अच्छी खबर, बड़ी खुशखबरी आने वाली है, उस वक्त से लिरा जो है, जो करेंसी है टर्की की, वो मजबूत होना शुरू हो गई थी। और जब जुमे के रोज़ ये अनाउंस किया है तो बाकायदा इस वक्त मार्केट में ये बातें हो रही हैं कि बहुत सारे लोग जो फ़ॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स ख़रीदते हैं, दूसरी करेंसीज़ ख़रीदते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कि उसके अपने पैसों में जो है वो कुछ इजाफ़ा कर सकें, उन्होंने बाकायदा जो है वो मार्केट में ये ट्रेंड देखने में आया है कि लोगों ने अपने डॉलर्स जो हैं वो कन्वर्ट करा के लिरा ख़रीदना शुरू किया, क्योंकि जो टर्की की करेंसी है वो एकदम मजबूत होना शुरू हो गई है। तो एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा असरात होंगे इस रीजन पर, और टर्की जो है वो अब इस स्ट्रेंथ के साथ जो उसको मिलने वाली है, किस तरीके से एक रीजनल प्लेयर के तौर पर एक्ट करता है, एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर एक्ट करता है, ये हम देखेंगे। दूसरी डेवलपमेंट पर आ जाते हैं, ईरान। आप लोगों को याद होगा, अगरचे मैंने उस वक्त जो है वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे याद है कि अदील वड़ाई साहब के साथ और सदीक जान साहब के साथ मैंने कुछ वीडियोस की थी जब ये डेवलपमेंट हुई थी। 3 जनवरी 2020 इसी साल का आगाज़ था, और अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक किया था, आपको याद होगा, बगदाद में, इराक़ के शहर बगदाद के एयरपोर्ट के बिल्कुल पास। और उसमें 2 लोग जो बहुत ही प्रोमिनेंट समझे जाते हैं, जिन्होंने दाइश को मिलकर शिकस्त दी इस खित्ते में, जिनके बारे में कहा जाता है, एक जो है वो जो ईरानियन पासदाराने इनकलाब के इंतहाई प्रोमिनेंट और सरबराह जो हैं मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, और इराकी मलेशिया के, और इराकी जो है वो एक बाकायदा रेजिस्टेंस की अलामत समझे जाने वाले, और जो दाइश है उसके लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले अबुल मेहदी अल मुहंदिस, इन 2 लोगों को ड्रोन स्ट्राइक में शहीद किया था अमेरिकन फोर्सेस ने। ये 3 जनवरी का वाक़या। उसके बाद बाकायदा ईरान में इसके ऊपर सोग का ऐलान किया गया, मस्जिद जमकरान के ऊपर सुर्ख परचम लहराया गया, जिसका मतलब ये था कि ईरान जो है वो बदले की आग में जल रहा है। और फिर हमने देखा कि गालिबन 4 दिन के फ़र्क से 7 जनवरी की बात है कि ईरान ने दर्जन से ज़ायद मिज़ाइल फ़ायर किए, और इराक़ में मौजूद जो
और मिडल ईस्ट के जो कुछ जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अमेरिका की समझी जाती थी, बेसिस समझी जाती थी, उनको टारगेट किया। उसमें अगरचे ये कहा जाता है कि कोई हलाकत नहीं हुई किसी अमेरिकन सोल्जर की, लेकिन उसके हवाले से जवाद ज़रीफ़ ने ये कहा था कि हमारी जो ये स्ट्राइक है ये सेल्फ़ डिफेंस में है, ये हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि हम क्या सलाहियत रखते हैं, और एक तरीके से जो है वो उसको एक बदला भी करार दिया था अमेरिकन बेस को निशाना बनाकर। अभी जो है उसके बाद से कुछ ऐसी सी इतलात थी और इसके हवाले से रिपोर्ट भी हो रहा था कि ईरान जो है वो इसके ऊपर इक्तफ़ा नहीं करेगा, मज़ीद कुछ करेगा। और जुमे के रोज़ जो है ईरान ने अब किया ये है कि 2 मिज़ाइलों की नकाब कुशाई की है। एक का नाम जो है वो शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर, और एक का नाम एक मिज़ाइल का नाम जो है वो शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस उनके नाम के ऊपर रखा गया। और ये जो 2 मिज़ाइल हैं, एक क्रूज़ मिज़ाइल है, एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है। बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया। इसकी जो रेंज है वो लगभग 1400 किलोमीटर, यानी कि 1400 किलोमीटर, 870 मील जो है वो तकरीबन बनती है इसकी रेंज। और जो क्रूज़ मिज़ाइल है जो कि अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया, उसकी रेंज है 621 माइल्स। फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली कौन कौन से टारगेट्स हैं जो निशाने पे आएंगे और इनकी जो प्रिसीजन है और एक्यूरेसी है वो किस तरीके से टेस्ट की गई है। इससे पहले जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उनकी एक्यूरेसी के हवाले से कुछ सवालात मौजूद थे, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर, इसको जब टेस्ट किया गया तो इसको बाकायदा टेस्ट किया गया एक ऐसी अनडिस्क्लोज्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके हवाले, उसको जो है उधर एक टारगेट चूज़ किया गया और बाकायदा वहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगा हुआ था। उसने चीट किया है, उसको बाकायदा इंटरसेप्ट नहीं कर सका विदाउट गेटिंग इंटरसेप्टेड। इस मिज़ाइल ने बाकायदा, जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है, इसने 16 फीट के अंदर जो कि प्रिसीजन में बहुत अच्छा समझा जाता है कि अपने टारगेट से 16 फीट के दायरे में यह मिज़ाइल है इसने जाकर हिट किया है। इसके हवाले से जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है ये मैं आपको बताऊं कि ये लिक्विड फ्यूल पे नहीं, ये सॉलिड फ्यूल पर चलता है जो ये बनाया गया है। और इसी तरीके से जो क्रूज़ मिज़ाइल है उसकी प्रिसीजन भी चेक की गई, वो भी बहुत जो है बेहतर लगी। अब क्रूज़ का और बैलिस्टिक का एक थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है, जो प्रोपेलिंग है इस मिज़ाइल की, अगर आप बैलिस्टिक मिज़ाइल का और क्रूज़ मिज़ाइल का फ़र्क देखें तो बैलिस्टिक मिज़ाइल एक ट्रैजेक्टरी में जो है बाकायदा बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में ट्रैवल करता है और इसका जो सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है वो जलता रहता है, उससे अलहदा होता रहता है और वो उसी ट्रैजेक्टरी में जाता है और उसको उस वक्त तक उसकी डायरेक्शन को तब्दील किया जा सकता है जब तक उसमें फ्यूल मौजूद है। एंड वंस उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो बाकायदा 2 से 3 मैटर्स हैं, अवामिल हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। एक तो ये कि उसको किस रफ्तार से लॉन्च किया गया है, और जब उसको एक ख़ास मुकाम पर वो पहुंच के अपना फ्यूल जो है वो बर्न कर चुका होता है, अपना वज़न खो चुका होता है, तो उसको कशिश शकल किस तरीके से अपनी तरफ जो है वो ज़मीन या टारगेट जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर वो उस ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाके बाकायदा जिस तरीके से एक बुलेट ट्रैवल करती है उस तरीके से बैलिस्टिक मिज़ाइल ट्रैवल करता है। जबकि जो क्रूज़ मिज़ाइल है वो जो है वो ज़्यादा बुलंद जो है वो उसकी परवाज़ नहीं होती, वो स्ट्रेट जो है या लो अल्टीट्यूड कहा जा सकता है कि उसके ऊपर टारगेट करता है। जो मिसाइल्स अभी टेस्ट किए गए हैं उसमें बाकायदा जो क्रूज़ मिसाइल है वो क्योंकि एक ट्रक से लॉन्च किया गया है तो उससे ये लगता है कि ये बाकायदा जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो साहिली पट्टी है ईरान की, उसके ऊपर नस्ब किए जा सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उधर जितनी भी ट्रैवलिंग होती है, पूरी दुनिया में ऑयल की तरसील है, उसका एक बड़ा हिस्सा सी बॉर्न ऑयल का, लगभग कहा जाता है कि तकरीबन 30% जो दुनिया की ऑयल ज़रूरियात हैं वो इस आबी गुज़रगाह से गुज़रती हैं। वो सारा एरिया इसके टारगेट में आ जाता है। साथ ही जो मिज़ाइल है बैलिस्टिक मिज़ाइल, उसका मतलब ये है कि अब इसराइल
की बहुत सारे इलाके वो ईरान की रेंज में आ जाएंगे। उसके अलावा जो मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन तनसीबात हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी बेसिस हैं, वो यूएई और सऊदी अरेबिया ये आ जाएंगी। लेकिन एक जो डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट की गई है कि गालिबन 800 कुछ किलोमीटर था, क्योंकि जो बेसिकली ये दोनों मिज़ाइल जिनकी नकाब कुशाई की गई है, ये मिज़ाइल जो हैं उनको ये कहा जा सकता है कि वो एक अपग्रेडेशन है ईरानियन जो ऑलरेडी मौजूद मिज़ाइल्स थे। और जो यूक्रेनियन मेड मिज़ाइल था, जिसका आप अप वर्जन कह सकते हैं, एक नया वर्जन कह सकते हैं, वो क्रूज़ मिज़ाइल, उससे जो पहले वाला जो यूक्रेनियन मेड मिज़ाइल था, उसकी जो रेंज थी वो 821 गालिबन कहा जाता था कि 821 से 870 के दरमियान उसकी रेंज है। और वो तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता मिज़ाइल है जो कि हौसी मलेशिया जो है, जो यमन में है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करती है, उनके ऊपर जो है ये कहा जाता है कि उनके पास वही यूक्रेनियन मेड उस किस्म के मिज़ाइल मौजूद हैं। और इस वजह से ईरान को बाकायदा ये कहा जाता है कि ईरान उनको सपोर्ट या उनको बैक करता है। लेकिन इस मिज़ाइल की क्योंकि रेंज कम है, तो उसके हवाले से बहुत सारे लोग अभी सवाल कर रहे हैं। अभी इसका कोई एग्जैक्ट कंक्लूसिव जवाब नहीं आया कि एग्जैक्टली ये इसकी वजह क्या है, इसकी रेंज कम क्यों हुई है। अलबत्ता अगर ईरानियन जो दावा है इन मिज़ाइल्स की प्रिसीजन के हवाले से, इनकी एक्यूरेसी के हवाले से, अगर उसे मान लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर इस मामले, इस तनाजुर में कि इसराइल जो है वो बाकायदा बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के जो राइवल्स हैं इस खत्ते में ममालिक, उनको बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान के रेंज में, मिज़ाइल्स की रेंज में, वो तमाम ममालिक जो हैं वो अब बड़ी हद तक उस एक्यूरेसी के साथ आ गए हैं कि जहाँ पर वो एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीट कर सकते हैं। इसकी जो है ऑब्वियसली रेपरकशंस आने वाले दिनों में होंगी। ये एक बड़ी डिफेंस डेवलपमेंट है। इसके जवाब में जो ईरान को के साथ मुखासमत रखते हैं वो ममालिक किस किस्म के डिफेंस परचेजेस करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। इस डेवलपमेंट के ऊपर नज़र रखेंगे। और अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको ईरान, जो इंडिया, नेपाल और चाइना, उसके हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।